नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उन्हीं नतीजों पर विश्लेषण करने के लिए हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में धन्यवाद सर। अंकित जी। और सबसे बड़ी बात है कि सर, आज से 2-3 दिन पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे चाय पर समीक्षा में, तो सारे एग्जिट पोल लगभग एनडीए को 400 दिखा रहे थे। हमारा भी एग्जिट पोल उसी के आसपास था, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल सही नहीं हुआ और 400 तो दूर की बात है, एनडीए 300 भी नहीं पहुंची। और एक बार फिर से देश गठबंधन जो सरकारें होती हैं उस दौर में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। नरेंद्र मोदी और भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली और कहीं ना कहीं दो खेवनहार इस चुनावी नतीजों के बाद भाजपा के लिए दिखाई दे रहे हैं, वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो सबसे पहले तो जो चुनावी नतीजे आए और ख़ास करके उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र में जिस तरीके का प्रदर्शन भाजपा ने किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात सही है कि जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं वो साफ दर्शा रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है और अब देश वापस से गठबंधन सरकार के युग में चला गया है। हम लेकिन जो स्पष्ट बहुमत का जो ताकत होती है वो हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे 2014 में हो, 2019 में हो, तमाम वो बड़े काम देश में हो गए हैं जो कि गठबंधन सरकार के रहते नहीं हो पाते। अब आप सोचिए कि क्या आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर बनवा पाते गठबंधन सरकार के होते हुए? क्या गठबंधन सरकार के रहते हुए 370 हटा पाते? क्या गठबंधन सरकार के रहते हुए 3 तलाक का जो एक वो अभिशाप था उसको वो हटवा पाते? तो ऐसे और या क्या गठबंधन सरकार के रहते हुए सीए जैसा कानून बना सकते थे? नहीं हो सकता था। वो गठबंधन को एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के आधार पर चलता है और हमने देखा कि किस तरीके से अटल जी की सरकार थी, चाहे मनमोहन जी की सरकार थी, तमाम कदमों को कई बार पीछे लेना पड़ता था। तमाम बार ऐसे भी खबरें आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी कि प्रधानमंत्री चाहते कुछ थे लेकिन वो कर नहीं पाए। गठबंधन की और जो गठबंधन धर्म की जो मजबूरी है, उन्होंने उनको ऐसा करने से रोक दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भ्रष्टाचारी साथी है, दल है, तो आप उस पर उतना सख्त एक्शन नहीं ले पाते। और ये इसके बारे में खुद प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, जब उनसे डीएमके के भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं के बारे में पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि गठबंधन की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। तो मजबूरी वाली सरकार अब बन रही है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछली सरकारों से ये सरकार इस मामले में बेटर है कि बीजेपी के पास अपने दम पर 240 हैं, जबकि ना अटल जी के पास इतने नंबर्स थे, ना मनमोहन सिंह जी के पास इतने नंबर्स थे। तो नंबर्स के मामले में बीजेपी 240 पर है, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। लेकिन मैजिक फिगर यानी कि अगर हम बात करते हैं 272 की, तो उससे पीछे है। अब एनडीए को जनादेश मिल गया है। एनडीए में आपने जैसा कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास अच्छे नंबर्स हैं और वो ही डिसाइड करेंगे कि अब किस तरीके से आगे सरकार को और चलना दोनों है। हार्ड बार्गेनर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दोनों का ही इतिहास रहा है। 2014 में भी चंद्रबाबू नायडू उनके साथी थे, बीजेपी के साथ थे, लेकिन फिर साथ छोड़ गए थे और मोदी को हटाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया था। हालांकि उनकी खुद की राजनीतिक जमीन आंध्र प्रदेश में खिसक गई थी। और इसी तरह से अगर नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार भी बार बार पलटी मारते रहे हैं। अभी 6 महीने पहले तक वो मोदी हटाओ अभियान के कर्ता धर्ता थे, वही पोस्टर उसके बॉय थे। सूत्रधार थे, उसके पोस्टर बॉय थे। अब लेकिन वो मोदी जी के साथ हैं, कितने समय तक साथ रहेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों साथ छोड़ भी जाएं तो बीजेपी के पास जो और दल जो बने हुए हैं उसके रहते हुए बीजेपी को 7 सीटों का शॉर्टेज पड़ेगा, जो कि निर्दलीयों से या अन्य दलों से मैनेज किया जा सकता है। तो सरकार को उतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो दुनिया भर में एक मैसेज गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अजेय नेता की छवि थी उसको उस पर असर पड़ा है। उनकी जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग थी उस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और मोदी जी ने ही नारा दिया था अब की बार 400 पार, बीजेपी 250 पार नहीं कर पाई। यानी कि लगभग आप समझिए कि
कि 160 सीटों का अगर उसके हिसाब से देखें तो नुकसान है, नारे के हिसाब से देखें 370 उन्होंने कहा था वैसे भाजपा के लिए। जी, तो वो एक सीधा नुकसान है। आप अगर बात कर लीजिए, क्योंकि पूरा आप बीजेपी का संकल्प पत्र देखिए, बीजेपी के नेताओं के भाषण देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण देखिए, तो सब कुछ मोदी की गारंटी के इर्द गिर्द रखा गया था। तो मोदी की गारंटी को लोगों ने उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, तो ये वो गारंटी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। अगर हम बात करते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो नारा प्रभावित हुआ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जो बात कही जा रही थी वो चुनाव में देखने को नहीं मिली, क्योंकि टीवी सीरियल रामायण के जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया था, अरुण गोविल, वो बमुश्किल हारते हारते बचे हैं। अयोध्या में हार गई, आपके हाथ से चली गई है। तो ये जो फैक्टर था वो चला नहीं, अयोध्या वाला मुद्दा जो चला नहीं। और अगर हम देखें तो ये कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की और एनडीए की कह सकते हैं कि सिर्फ इसमें बीजेपी का ही प्रदर्शन खराब रहा हो ऐसी बात नहीं है। एनडीए के पार्टनर्स का प्रदर्शन कैसा रहा हमको वो भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर एनडीए की सीटें घटी हैं, सिर्फ बीजेपी की सीटें घटी हैं ऐसा नहीं है। आप शिवसेना देख लीजिए, वहाँ पर एनसीपी देख लीजिए महाराष्ट्र में, आप जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जो सीट मिली थी वो देख लीजिए, आपने जनता दल सेक्युलर को जो सीटें दी थी उसमें से जनता दल सेक्युलर कितनी लेकर आई है, जनता दल यूनाइटेड का कैसा प्रदर्शन रहा। तो सबका प्रदर्शन कुल मिलाकर प्रदर्शन देखना होगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा रहा इसकी बजाय सारे एनडीए पार्टनर्स का प्रदर्शन देखिए, तो आप कुल मिलाकर देखेंगे तो पूरे एनडीए का प्रदर्शन गिरा है। और जो विपक्ष जिस तरीके का एक नैरेटिव चला रहा था कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, उसने भीतर तक जमीन तक वो असर किया है। तभी महिलाएं, और वो 8500 रुपए वाला भी किया है, तभी महिलाएं पहुंच रही हैं अब तो। जी, तो ये जो चीज़ें थी ये इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है बीजेपी को, और बीजेपी ने इस बात की काट के लिए कोई प्रयास ही नहीं किए। बीजेपी को लगता था कि मोदी की लहर में, योगी की लहर में सब कुछ निकल जाएगा, तो उन्होंने कैंडिडेट्स भी वही जिनके खिलाफ नाराज़गी थी, कई सीटों पर नाराज़गी थी, उनको उतार दिया और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। लेकिन हम कुल मिलाकर देखें तो ये जो चुनाव परिणाम आए हैं ये एक तरह से स्पष्ट जनादेश तो है ही कि एनडीए की सरकार बनेगी। ये विपक्ष को जो ताकत मिली है वो जनता ने जिस तरीके का जो नैरेटिव चलाया जा रहा था कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, तो उसके नाते विपक्ष को भी ताकत दी है कि अगर सरकार ऐसा करना चाहती है, मोदी जी ऐसा करना चाहते हैं तो आप उनको रोकिए। अब बीजेपी के पास मजबूरी ये होगी कि संसद में उसको अपने विधेयकों को पारित कराने में, कोई बड़े फैसले लेने में सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा, और विधेयक पारित कराने में विपक्ष का भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि उनके पास भी बड़ी अच्छी संख्या है। बिना चर्चा के जिस तरीके से पिछले लोकसभा में चीज़ें पारित हो जाया करती थी, शायद वैसी स्थिति देखने को नहीं मिले। अब विधेयकों पर चर्चा और लंबी चर्चा शायद देखने को मिले। तो ये थोड़ा सा ये जो परिणाम आया है, देखिए गठबंधन की राजनीति के युग में हम आए हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र को इससे मजबूती मिली है क्योंकि सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचने वाले नेता हैं। उनकी चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना होगा कि वो चुनौतियों को चुनौती देकर मंजिल पर समय से पहुँचने वाले नेता हैं। समय से पहले भी पहुंच जाते हैं कई बार, तो इसलिए उनकी चुनौती बढ़ गई है, उनके लिए मुश्किलें आ जाएंगी, उनकी सरकार कामकाज कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इस तरह के जो सवाल चल रहे हैं। तो उस सवालों को, वो ठीक है कि सवाल उठने भी चाहिए, लेकिन हमको यकीन रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, और अगर उनका 13 साल का जो गुजरात का कार्यकाल रहा या 10 साल का यहाँ का जो कार्यकाल रहा है, उसमें उनको पता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो अभी जो हमें जो दलीय आंकड़े दिख रहे हैं, हो सकता है कि वो बदल जाएं, कुछ समय बाद वो बदल जाएं, लेकिन ये बात सही है कि देश जिस तरीके से गठबंधन राजनीति के युग में गया है, उससे देश को एक बड़ा जो नुकसान होता है सीधा सीधा, वो ये सीधा सीधा नुकसान ये है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो सतर्क हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये सरकार अगर मान लीजिए नहीं चली तो और दूसरा क्या है कि ये जो गठबंधन के सहयोगी हैं, क्या ये नीतियों को प्रभावित करेंगे, क्या ये जो पहले से जिस तरीके की आर्थिक नीतियां भारत की चली आ रही हैं, क्या वो वही नीतियां रहेंगी या आगे कुछ चेंज होगा। तो वो सतर्क हो जाते हैं, कई बार पीछे भी हट जाते हैं निवेश से। सिर्फ विदेशी निवेशक ही नहीं, घरेलू निवेशक भी सतर्क हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ये अब देखिए कि शेयर बाजार जो है वो अब नजर रखेगा कि चंद्रबाबू नायडू क्या करना चाहते हैं और या नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं। पटना से क्या खबर आ रही शेयर बाजार, वो भी देखेगा कि कहीं कुछ वो कोई भाग तो नहीं रहा,
तो दिल्ली में वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, इसके साथ ही अब पटना से क्या खबर आ रही है, हैदराबाद से क्या खबर आ रही है, अमरावती से क्या खबर आ रही है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी बाजार की। तो ये जो गठबंधन राजनीति की आ गए हैं, लेकिन देखना होगा कि लेकिन सर एक सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने सवाल ये भी था कि इस तरीके के प्रदर्शन के पीछे का क्या कारण रहा, लेकिन सर जिस तरीके के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चा भी हो रही है। बिहार में जाति कार्ड या आरक्षण कार्ड उस तरीके से भाजपा या एनडीए को डैमेज नहीं किया जैसा कि उसने उत्तर प्रदेश में कर दिया जी। इसके कारण आप क्या देखते हैं? और महाराष्ट्र और राजस्थान में तो अभी बीजेपी ने जीता था जी, फिर राजस्थान में क्या हो गया? देखिए, एक तो क्या है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जो सामाजिक समीकरण साधकर बीजेपी सत्ता में आई थी, उसी सामाजिक समीकरणों को साधकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को झटका दे दिया है। बीजेपी ने दक्षिण पर ज़्यादा फोकस किया, उत्तर पे शायद उतना ध्यान नहीं दिया। उनको लगता था कि दक्षिण में अपने लिए द्वार खोलना जरूरी है, तो प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के सारे आला नेता वहीं पर ध्यान दे रहे थे। कैंडिडेट्स दूसरी पार्टियों से लाकर अपनी पार्टी में लाकर और उनको खड़ा किया जाने की बात हो, तमाम जो तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की बात हो, तो दक्षिण पर बहुत ज़्यादा फोकस था। यहाँ उत्तर में हमने देखा कि चाहे राजस्थान था, चाहे पश्चिम में महाराष्ट्र चले जाएँ, उत्तर में उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और जिस तरीके से 35-36 सीटों का जो नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसका असल और प्रमुख कारण ये है कि 2-2, 3-3 बार से जो लोग जीत रहे थे, जो लोग काम नहीं कर रहे थे, उनको फिर से टिकट दे दिया गया। कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ जनता में बेहद नाराज़गी थी और इस नाराज़गी को बीजेपी आलाकमान तक पहुंचाया भी गया था, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इतना अति आत्मविश्वास था कि मोदी लहर में सब निकल जाएगा, योगी जी का कामकाज पर जनता मुहर लगा देगी। और लेकिन विपक्ष ने इस बात को देखा था, और ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी को हाल ही में राज्यसभा चुनाव के बाद जो झटका मिला था, उनकी पार्टी के कई लोगों को तोड़ा गया था, तो वो तब से उन्होंने वो पीडीए कर रहे थे। अब वो पीडीए के तहत उन्होंने, बल्कि वो इंडिया गठबंधन का भी नाम कम लेते थे, वो पीडीए का नाम लेते थे। बीजेपी को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था जब घोसी का उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, और उसमें इंडिया गठबंधन की जीत हो गई थी। बीजेपी को सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी सतर्क नहीं। उनको लगा कि ये तो बस खाली एक जीत तुक्के से हो गई है, तो आगे कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन आगे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स थे, उसमें यादवों को कम रखा गया। उसमें चाहे वो शाक्य हों, चाहे वो सैनी हों, चाहे वो मौर्य हों, चाहे वो कुर्मी समाज के, जब पिछड़े समाज के की जो जातियां हैं, उनको महत्व दिया गया। और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कहते थे कि भाई ये यूपी के जो 2 लड़के हैं, इनको जनता पहले खारिज कर चुकी है, लेकिन जनता ने उन्हें इस बार सर आंखों पे बिठाया। जिस तरीके से उनकी जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही थी, और जिस तरीके से जो राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने प्रचार किया, ये कह रहे थे कि हम आते ही अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे, पेपर लीक रुकवाएंगे, और जो महिलाएं हैं उनको 8500 रुपया हर महीने खाते में आएगा, खटाखट फटाफट सटासट तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। तो ये जनता में इनको ये क्या थोड़ा सा समझ गए हैं कि किस तरीके से चीज़ों को वायरल कराना है, किस तरीके से चीज़ों को घर घर तक पहुंचाना है। और इस काम में इनका जो सहयोग है, वो तमाम जो सोशल मीडिया वाले पत्रकार वो कर रहे थे, और इनके पास तमाम एनजीओज हैं, तमाम जो विदेशों से हायर की गई एजेंसियां हैं, वो सब इनको एक तरह से इनके मार्केटिंग गुरु बने हुए थे, और वो पूरा इन्होंने चुनाव प्रचार बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का आईटी सेल पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सोया सा रहा, वो जवाब नहीं दे पा रहा था तुरंत किसी बात का। उनके जो सोशल मीडिया पर जो उनके पत्रकार हैं, वो तमाम तरह की वीडियोस ला रहे थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई उसमें पलटवार नहीं हो रहा था। तो सोशल मीडिया के ज़माने में जब सब कुछ मोबाइल पर आ गया है, उस समय बीजेपी ने शायद तब भी ये सोच लिया था कि भाई मोदी के नाम पर सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकला। तो अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में देखिए बीजेपी पिछले 2 बार से लगातार चुनाव जीत रही थी, 25 की 25 सीटें जीत रही थी। अभी हाल ही में वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी बड़े अच्छे मार्जिन से जीता है, लेकिन मात्र 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के वहाँ पर लगभग आधी पर सिमट गई है। तो ये देखिए एक बड़ा कारण है, इसमें उम्मीदवारों का चयन भी एक बड़ा कारण है। दूसरा क्या था कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भजनलाल शर्मा, शायद वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो एक जो जैसी सरकार की कल्पना की थी राजस्थान वासियों ने, शायद
शायद उनको वैसी सरकार नहीं मिली है, शायद उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण रहा है। क्योंकि ये कारण हमको इसलिए लगता है प्रमुख है क्योंकि इसके साथ ही राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। आप वहाँ के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सीटें हासिल कर ली हैं, एक सीट हारी है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ सभी 29 सीटें जीतनी हैं। मध्य प्रदेश का जब से गठन हुआ है तब से अब तक का ये पहला ऐसा रिकॉर्ड हुआ है कि किसी एक पार्टी को सभी 29 सीटें जीत ली हैं। तो ये दिखाता है कि राजस्थान में कहीं कमी है, वहाँ की सरकार में कमी है, नेतृत्व में कमी है। अब वो ठीक है कि मुख्यमंत्री जिस वर्ग से बनाए गए हैं, ऐसा भी रिपोर्टें हैं कि जिस वर्ग से बनाए गए हैं उनकी बहुतायत वहाँ पे बहुत कम है, अन्य वर्गों की ज़्यादा है। तो शायद समाज के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हमारे समाज से होना चाहिए था। जातिगत सामाजिक समीकरण हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की एक सच्चाई है, इनको आपको स्वीकारना होगा। भले ही हम इनसे कितना ऊपर उठने की बात करते रहें, देश के हित की बात करते रहें, लेकिन ये जब चुनाव आते हैं तो जातिगत मुद्दे बड़े हावी हो जाते हैं। बहुत कड़वी सच्चाई है और इस चुनाव में वो हावी रहे हैं, बिल्कुल हावी रहे हैं। तो ये अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से साम दाम दंड भेद बीजेपी की तरफ से अपनाए गए, उससे जनता में नाराजगी थी। और साथ में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी हो चाहे शरद पवार की पार्टी हो, उसमें फूट पड़ी, उनके हाथ से चुनाव छिन गया, उनके हाथ से पार्टी गई। तो एक इसमें देखिए, अगर हम टेक्निकल देखें तो ये सही है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया वो तथ्यों के आधार पर लिया। वो सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि भैया हाँ, ये तो एमएलएस या पार्टी के वर्कर्स या पार्टी के पदाधिकारी तो इनके साथ है, तो पार्टी इनकी हुई। लेकिन जनता की नज़र में ये था कि देखिए, पार्टी इन्होंने बनाई है ना, इन्होंने खड़ी की है और आपने उनको दिला दी। तो उसके पीछे सारा का सारा माना गया कि बीजेपी का खेल है ये, और बीजेपी को लगता रहा कि और विपक्ष भी इसको पहुंचाने में कामयाब रहा वहाँ पे। और जिस तरीके से शुरुआत में लग रहा था कि एमवीए बिखर जाएगा, सीटों के जब बंटवारे की बात चल रही थी, लेकिन अंततः वो सब साथ आ गए। और बीजेपी ने वहाँ पर सबसे बड़ी गलती करी कि कई ऐसे कैंडिडेट्स उतारे थे जिन पर बीजेपी ने पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और ईडी की रेड भी पड़वाई थी, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में आए या बीजेपी के साथ रही वहाँ पे शिवसेना में आए और वहाँ से टिकट लेकर चुनाव लड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बीजेपी लड़ाई लड़ने की बात करती है, उस पर सवाल उठे और जनता ने उसके मुताबिक मत दिया है। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें, जिस तरीके से अभी एकनाथ शिंदे की जो सरकार चल रही है, उसने कई चुनौतियों का सामना भी किया। चाहे आपने देखा थोड़े दिन पहले मराठा आरक्षण था, अभी वहाँ पर जो नासिक और उसके आसपास का जो इलाका, जो प्याज वाला बेल्ट वाला इलाका है, उसमें जो बाहर उसका प्याज का निर्यात रोक दिया गया था, उससे जो प्याज उत्पादक हैं उनको बड़ी परेशानी हुई थी। तो किसानों की समस्याएं एक बड़ा मुद्दा थी और विपक्ष ने इस बात को अच्छी तरह से उठाया था। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे कारण रहे हैं। देखना होगा कि अब जब 6 महीने बाद चुनाव है वहाँ पर, तो किस तरीके की परिस्थितियाँ। लेकिन अब आगे क्या, इंडिया एनडीए इंडिया एनडीए, क्या यही चलता रहेगा? हाँ देखिए, अब दोनों पक्षों को मजबूती मिली है। जनता ने जो जनादेश दिया है, आंकड़े जिसके पास हों वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। यही हमारे लोकतंत्र में नंबर गेम यही है। लेकिन फिलहाल जो जनादेश है वो एनडीए के पास है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था जताई है। एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री आवास पर बैठक भी हुई है जो कि लगभग घंटे भर चली। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं नंबर गेम में विश्वास नहीं करता हूं और मैं देश के लिए काम करने की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि उनको गुजरात में भी, अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो गुजरात का उदाहरण ले सकते हैं कि उनको 2002 में जो आंकड़े मिले थे वो थोड़े से कम हुए, अगले चुनाव में उसके बाद थोड़े से और कम हुए। फिर जब वो दिल्ली आ गए तो बीजेपी 99 पर पहुंच गई थी। लेकिन उन नंबर गेम में नहीं पड़ के उन्होंने काम पर ध्यान रखा। तो 2022 का जो चुनाव था, हमने देखा था कि गुजरात में वो सारे रिकॉर्ड भी टूट गए। अब जब से गुजरात का 17 सीटें मिली थी कांग्रेस को जी, उसमें से भी कई भाग गए। नंबर गेम में विश्वास नहीं करके वो काम पर लगे रहते हैं। उनको पता है कि कामकाज का जो परिणाम है वो अच्छा ही आता है, आज नहीं तो कल आएगा। तो ऐसा लगता है कि इस बार का जो उनका कार्यकाल है, उन्होंने वादा किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर पहुँचाएंगे। उन्होंने वादा किया है कि आर्थिक जो तरक्की की हमारी रफ्तार है वो इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने वादा किया है कि वो जो 100 दिन का जो एजेंडा है वो तैयार कर चुके हैं और कई बड़े और कड़े फैसले होने जा रहे हैं। तो उनके वादों पर जनता ने विश्वास तो किया ही है और तभी एनडीए को स्पष्ट जनादेश दिया है। तो फिलहाल इंडिया गठबंधन कितनी भी उठापटक कर ले, सरकार तो नरेंद्र मोदी ही बनाने जा रहे हैं। और कुल मिलाकर देख लें तो ठीक है, जैसा आपने कहा कि भाई लोकतंत्र की
हत्या की बात उन्होंने कह दी, संविधान को खत्म करने का डर दिखाया अब गया। ईवीएम पे सवाल इस तो नहीं तरीके से, उठेगा ना हाँ, शायद। ईवीएम की इज्जत बच गई। तो अब आप देखिए कि कुल मिलाकर कह लें कि कल से ईवीएम की चर्चा तक नहीं हुई है हाँ, सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम शांत है। तो अब आप देखिए कि इस चुनाव में विपक्ष ने पूरा जोर लगाया, लेकिन आया तो मोदी ही। ये इस चुनाव कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 30% का रहा, जी। भाजपा का स्ट्राइक रेट 54% रहा। 54%। फिर भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं और भाजपा के प्रवक्ताओं का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जी, देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी के पास 2 लोकसभा में विपक्ष का नेता औपचारिक रूप से नहीं बना पाती थी, अब वो इस बात से खुश है कि हमारा विपक्ष का नेता बन गया। बिल्कुल, तो ऐसे ही चर्चा और भी जारी रहेंगी चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में। फिलहाल चुनावी नतीजों को लेकर क्या कुछ हुआ है, इस बार हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की है। अभी के लिए आपने चाय पर समीक्षा की बात कर दी है, तो ये कार्यक्रम चाय पर समीक्षा था नहीं, लेकिन हम चाय पी लेते हैं। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।